बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। जनाब, टेस्ट नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के डिस्कशन का वक्त हुआ चाहता है और आप लोगों ने मतलब सबसे पहले तो डिस्कशन जितने भी लोग सुन रहे हैं गौर से सुन लो। टेस्ट में अगर कोई मिस्टेक हो जाए आप लोगों से तो बेटा इतना अपने आप से बाहर ना हुआ करो, थोड़ा सब्र तहम्मुल सीखो। बेसब्री कौम हमारी बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। बेटा आप लोगों को अब पता चलने लगा है कि तुम लोगों ने क्या गलतियां की। तुम लोगों ने कहा सर आंसर की में मसला है, एक क्वेश्चन की सिर्फ आंसर की में प्रॉब्लम था, वो हो गई थी करेक्ट बाद में एट द मीनवाइल, और कोई ऐसा सच इशू नहीं है। तुम लोगों को पता चलने जा रहा है तुम लोगों की भोंगियां क्या हैं। बेटा एंटीडस में यही तो चीजें हैं जो तुम लोगों को सिखानी है। तुम लोगों को लग रहा होता है वो चीज ठीक है जो तुम्हारे ज़हन में है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम लोग एक छोटा सा पॉइंट और ग्लिंच छोड़ रहे होते हो जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। सो अब एक बात अच्छे तरीके से जहन में रख लो, आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना। टेस्ट हुआ है 24 आवर्स, उसका टाइम मोर देन इनफ है। 24 आवर्स के लिए वो अवेलेबल रहेगा आप लोगों को, और 25 मिनट्स की बजाय मैंने 30 मिनट्स टाइम कर दिया है। लेकिन तुम लोगों के अभी भी रोने धोने खत्म नहीं हुए। बड़ा मेहरबानी बेटा ये रोना धोना बंद कर दो, रोना बंद कर दो। हमारी कौम बड़ी नशुक्री और रोने धोने वाली कौम है मेरी भाई। थोड़ा सा इजी रहा करो यार, हंसते मुस्कुराते हुए रहा करो, टेंशन में ना रखो बेटा। टेंशन फोकस नहीं करने देती इंसान को। तो बराए मेहरबानी आप लोग थोड़ा सा हौसला रखा करो। बल्कि वो मुझे स्टेटमेंट बड़ी यहाँ पे बोल देनी चाहिए, आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना नहीं है बेटा। देखिए उस भाई ने तो चलो वो एक बात कर दी ना, वो इसलिए की कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे इतने ज़्यादा जो है वो अपने आप से बाहर होना शुरू हो जाते हैं ना कि हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। तो बेटा थोड़ा सा इजी पीजी रहा करो यार। तुम लोगों के इतने ढेर सारे मैसेज, सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। भाई डिस्कशन आनी है ना, उसमें सारा पता चल जाएगा कैसे आनी है। तो बेटा ज़रा मेंटली तौर पर भी अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर लो। एनी हाउ इस टेस्ट की डिस्कशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। तमाम के तमाम क्वेश्चंस आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। टेस्ट नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल आर कैलकुलेटेड बाय। दो बातें हिट करने वाली थी। क्या क्या दो बातें, कौन कौन सी दो बातें हिट करने वाली थी? एक था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और पूछा किस में जा रहा है, शेल के अंदर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एन स्क्वायर फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा फार्मूला? एन स्क्वायर। मैंने बताया वो आप लोगों को ऑर्बिटल्स इन ए शेल। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल होता तो फिर वो आप लोग फार्मूला लगाते 2l+1, जो कि नंबर ऑफ m वैल्यूज़ बता रहा होता। मैंने काफ़ी डिटेल में ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। सो दैट्स वाई इसका आंसर होगा एन स्क्वायर। ठीक होगा बेटा, डेल्टा आंसर बन रही है। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, इफ द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 3 देन द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड इन शेल। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका आसान तरीका बताता हूँ। L3 का मतलब क्या है तुम जानते हो? L3 का मतलब है n must be 4। L3 का मतलब है n must be 4। ये बात तो ज़हन में बिठा लो। हम लोग इस वक्त बात कर रहे होंगे 4f ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की। भूल जाओ इसको कि हम इसकी बात कर रहे हैं। हम लोग L वैल्यू 3 लाने के लिए में फॉर्मूला L इज इक्वल टू होता है n-1। तो इसका मतलब है n मस्ट बी 4। अब K, L, M और N, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर कट इसका आंसर जो है वो n शेल बन रहा है। तो आप लोगों का आंसर ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए? चार्ली होना चाहिए। कितना आसान सवाल था जो तुम लोगों ने गलत किया। आई डोंट नो क्यों गलत किया, समझ आ गई गलती। अब फॉर एग्जाम्पल इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैं कहता हूँ L इज इक्वल टू 2, शेल बताएं क्या है। आप कहेंगे सर मसला ही हल हो गया। L की वैल्यू से पहले N की वैल्यू तक पहुंचना था। इसका मतलब है यहाँ पे N की वैल्यू हमारे पास होगी 3, ताकि वो फॉर्मूला n-1 से 2 आया। और 3 का मतलब है कि थर्ड शेल होगा। सो सिंपल, बात आपको समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फिलिंग d ऑर्बिटल्स द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स गोज इनटू। ज़्यादातर सीक्वेंस क्या होता है? d p s, f d p s। डियर प्यारा शेब और फेडरल डिवीएल
प्यारा श्वेत, ठीक है जी। जो मर्जी आप लोगों के जहन में रखी हुई है, गड़बड़ कर दो, मिक्सअप कर दो यार। एक तो सीक्वेंस याद रखिएगा कि डी के बाद हमेशा पी के अंदर फिलिंग होती है। सवाल था डी ऑर्बिटल की फिलिंग के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो ऑफ कोर्स डीपीएस 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 करते रहते हो, तो आंसर क्या बनेगा, पी 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 पी। कितना ट्रिक और आसान। देखिए आप लोग जब क्वेश्चंस को, अभी मुझे कल कुछ एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने जो है वो भेजा कि सर मैंने जस्ट जो 22 मिनट्स में ये टेस्ट अटैम्प्ट किया, दैट्स वेरी गुड। एक ने 17 मिनट्स के अंदर भी अटैम्प्ट किया, लेकिन उसकी 2-3 मिस्टेक्स थी। तो मिस्टेक्स से भी बचना है, क्विक भी सॉल्व करना है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। टेस्ट नंबर 3 है द ऑर्बिट क्वेश्चन। टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्बिटल विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, एस पी डी और एफ। ने कहा तो मैक्सिमम भी जाते हैं। लेक्चर सुने तो ये सारे बच्चों वाले सवाल होंगे आप लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इज फिल्ड इन द एंड। पहले लो एनर्जी फील्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद हाई एनर्जी फील्ड होते हैं। तो हाई एनर्जी ऑलवेज फील्ड एट द एंड, ठीक है। तो इसलिए आंसर आएगा एट द एंड या इंडिया। लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, और नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस कौन से होते हैं, एस ऑर्बिटल। तो एक कॉन्सेप्ट के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट रिलेट होके वही चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में पेपर में जो आती हैं वो आपसे पूछी गई हैं। What happens to the potential energy when an electron is brought from infinity to a point at a distance r from the nucleus? ये इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से क्वेश्चन था, और एक दो स्टूडेंट्स, आई विल नॉट मेंशन द नेम, उन्होंने यहाँ पे फिजिक्स अप्लाई करने की कोशिश की, बट फिजिक्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा वैलेंस शेल जिसका डिस्टेंस r है न्यूक्लियस से, और ये रहा इन्फिनिटी। याद रख लीजिएगा ये पेपर में सवाल आ सकता है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन की इन्फिनिटी पर होती है, और ये वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जैसे ही इन्फिनिटी से आप न्यूक्लियस की तरफ लेकर आएंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में ऐसे आता है, जैसे कि मैंने आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर भी एक्सप्लेन किया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। कोई भी वैल्यू जो कि 0 से लेस होगी, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0 होगी तो डेफिनेटली उसके साथ साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी के साथ हमेशा नेगेटिव साइन देखने को मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम इन्फिनिटी पर होती है, और जैसे ही न्यूक्लियस के करीब आएगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, तो आंसर बनेगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे बच्चे फिजिक्स का काम लाना शुरू करते हैं, सर वर्क डन होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह नहीं बेटे, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज और नेगेटिव साइन के साथ होगी, ठीक है बेटा। ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ ए डी सबशेल आर रिप्रेजेंटेड विद 4 लोब्स एक्सेप्ट डी जी स्क्वायर, जिसके 2 लोब्स होते हैं और एक कॉलर होता है। डम्बल विद अ कॉलर शेप्स मैंने आपको बताई हुई हैं, उसी के मुताबिक ये सारी बातचीत थी। आसान सवाल है। इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल। सीधी सीधी स्टेटमेंट दे दी ऑफबाउ प्रिंसिपल की। यस, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबका गलत हुआ और बच्चे चीख रहे थे सर ये ऑप्शन ही गलत है, शर्म करो। तुम लोगों ने जल्दबाजी में आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया होगा, गलत पढ़ा। आंखें खोलो, बल्कि आंखें फाड़ो फाड़ो। आयोनाइजेशन लिखा हुआ है। आयोनाइजेशन का मतलब है आयंस का बनना, आयन फॉर्मेशन। और पुत्र यहां पे कैटायन और एनायन स्पेसिफाई नहीं किया गया। आयन फॉर्मेशन में कैटायन फॉर्मेशन भी आ जाएगी और एनाइन फॉर्मेशन भी आ जाएगी, दोनों मुमकिन है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कहता तो एंडोथर्मिक होता, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी कहता तो एंडो और एक्सो दोनों होता, लेकिन आयोनाइजेशन का मतलब याद रखिए आयन फॉर्मेशन, जो कि कैटायन और एनाइन दोनों की फॉर्मेशन हो सकती है। दिस इज द, क्या कहते हैं, एंटीडस इज नॉट डिफिकल्ट बट डिफरेंट। ट्रिक्स होती है छोटी छोटी, आपको देखनी चाहिए। मे एक्सो एंड मे बी एंडोथर्मिक, तो आंसर डेल्टा ही बनेगा। गलती समझ आ जानी चाहिए तुम लोगों को तुम्हारी, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इस तरह की बड़ी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स होते हैं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट, सेकंड हायर से फर्स्ट से ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है। थर्ड इज लोअर देन फोर्थ, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट इज लोअर देन थर्ड, फर्स्ट मैंने आपको वीडियो लेक्चर में करवा दिया था। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी थर्ड की निस्बत, बिल्कुल ठीक है।
फोर्थ इज ग्रेटर देन फिफ्थ, ऐसा नहीं हो सकता, फिफ्थ इज ग्रेटर देन फोर्थ, तो ये इस तरह का साइन होगा, तो दैट्स वाई ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन रही है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन बोथ एटॉमिक रेडियस एंड न्यूक्लियर चार्ज, नहीं गलत क्या है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ने से वो कम होती है। इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस एंड डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, नहीं बेटे, आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज करवाना था तो एटॉमिक साइज को डिक्रीज करवाना पड़ेगा, ये ऑप्शन मुझे ये दी गई। डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस बिल्कुल ठीक था, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कोर्स चार्ली ऑप्शन बन रहा है। यहाँ पे क्या, डिक्रीज इन बोथ एटॉमिक रेडियस एंड न्यूक्लियर चार्ज, अगेन रॉन्ग। समझ रहे हो, सिंपल सा सवाल था, लेकिन आपको पढ़ते हुए या अटेम्प्ट करते हुए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, तो थोड़ा अक्लमंदी का क्विक सोल्यूशन लेना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी? अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो मैं लिख देता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट, सिंपल सा डेल्टा ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ने की जरूरत है, सच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, मैंने बताया था सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो एस सबशेल का होता है नियर टू द न्यूक्लियस होने की वजह से, तो इसका ऑप्शन ऑफ कोर्स ये डेल्टा बन रहा होगा मैक्सिमम। अब उसने इंक्रीजिंग पूछा था तो मैं इस ऑर्डर की बजाय, आपको मैंने बताया था लेफ्ट टू द राइट जाते हुए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेफ्ट टू द राइट जाते हुए लो टू हाई में जाना इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, लेफ्ट टू द राइट जाते हुए हाई से लो में जाना डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ये मैं अपने लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका था, वो आयनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक में। हाँ, इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन वो मैंने ऑप्शन में वो मिस्टेक मैंने बाद में की में जमान साहब ने कर दिया था और उसको अपलोडिंग में गलत। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स रिप्रेजेंट आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसा कि आप लोगों ने लेक्चर में देखा। तो बेटा 18 और 14 को देखें तो यहाँ पर 22 बन रहे हैं, 40 में से 20 को निकालें, यहाँ पे भी 22 बन रहे हैं, 43 में से 21 को निकालें, यहाँ पे 22, इसका आंसर ऑफ कोर्स चार्ली है। तो ये देखें, ये सिस्टम में भी चार्ली अपडेट हुआ हुआ है, तो दैट्स वाई आप लोगों को थोड़ा सा सब्र तो हमल चाहिए होता है, लेकिन आसान सा सवाल था। इसकी ऑप्शन हो सकता है किसी ने अगर थोड़ी देर पहले अटेम्प्ट किया हो तो हो सकता है उसको बीटा मिला हो, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर चार्ली है। नेक्स्ट, मिस तो नहीं होगा, नो। Which of the following formula represents a particle with the composition 1 proton, 1 neutron and 2 electrons? 2 electrons चाहिए। ड्यूट्रियम में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन निकाल दो। इसमें प्रोटॉन, अब देखो आप कहेंगे सर शॉर्टकट दसो सानू, हुणे दस देना जनाब। इधर देखो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एक और 2 चाहिए थे, ठीक है बेटा। ड्यूट्रियम 1 2 1 2 1 1 2 4, ओके। अब इसका मतलब आप कहेंगे सर जी मैंने डेल्टा तो फौरन से निकाल दिया, अल्फा में निकाल दिया, पीछे बीटा और चार्ली में कंपैरिजन था। हाइड्रोजन को देखो, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, यानी कि 1 - 1 करें तो 0 आता है, तो ये ऑप्शन चार्ली इसलिए नहीं हो सकती। अगर आप डेल्टा ऑप्शन को देखते हो तो 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, क्योंकि डी के ऊपर माइनस चार्ज है और इसका मास नंबर 2 है, तो 2 में से 1 डिडक्ट करके 1 न्यूट्रॉन आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था कि कंपैरिजन सिर्फ था D-1 और H-1 में। प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर, आप मास नंबर एटॉमिक नंबर आपके सामने मैं लिख देता हूँ, आप लोग यहीं से फैसला कर लें। 2 - 1 = 1 न्यूट्रॉन, 1 - 1 = 0 न्यूट्रॉन। इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं हो सकती, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following particle would on losing an electron have half filled set of p orbital? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बाकी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बचने चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बाकी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बचने चाहिए। आइए जरा देखते हैं। आप कहेंगे सर अब इसको कैसे करना था, देखो शॉर्टकट px py pz, सारी स्पीशीज के सामने आपने उसको क्लियर कर लेना था। कार्बन की ये होती है कॉन्फ़िगरेशन, माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आ चुका होगा। नाइट्रोजन की एक और एक मौजूद है। नाइट्रोजन -1 की क्या मतलब होगा, एक और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया हुआ, तो जो n-1 के अंदर पड़ा हुआ। O पॉजिटिव का क्या मतलब है, एक और ये था ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन। पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाल देना है। अब देखो मुझे कितना टाइम लगा ये बात यहां पर फाइनलाइज करने के लिए कि इनके सामने इनकी फट से मैंने वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब सवाल है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ये इसमें से हर एक स्पीशी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हर एक स्पीशी की।
ये सी माइनस की है, ये एन की है, ये एन माइनस वन की है, ये ओ की है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हाफ फिल्ड सेट ऑफ पी ऑर्बिटल्स बचना चाहिए। कौन सा मुश्किल काम है? इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दूं तो पार्शियल फील्ड बनता है, इसका एक लूज करवा दूं तो भी पार्शियल फील्ड बनता है, इसका ये एक लूज करवा दूं तो देखिए ये हाफ फिल्ड सेट ऑफ पी ऑर्बिटल्स बन रहा है। सो दैट्स व्हाई आंसर यहाँ पर चार्ली बनेगा। और इसका भी अगर एक लूज करवा दें तो इसके भी दो इलेक्ट्रॉन यानी कि पार्शियल फील्ड बचेगा, तो मुझे हाफ फील्ड चाहिए। मुश्किल था सवाल? बिल्कुल नहीं। What kind of orbital must an electron with principal quantum number n is equal to 2 occupy? n is equal to 2, l is equal to 0, 1, यानी कि sb और pb। d नहीं आ सकता क्योंकि d के लिए l वैल्यू 2 होती है और l वैल्यू 2 के लिए n वैल्यू 3 चाहिए। तो दैट्स वाई सिर्फ इधर s और p ऑर्बिटल होगा, k या l शेल की बात हो रही है। Which property is same for the two nuclides? चेक करें, इसके 14 में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेक करने ना हम लोगों ने। तो इलेक्ट्रॉन 18 19 बिल्कुल नहीं सेम, 18 19। न्यूट्रॉन देखें 40 माइनस 18 22। और इधर चेक करें तो मैं कहता हूँ 40 माइनस 19 21। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या बराबर है? मैथ नंबर जो आप लोगों को ऊपर दिख रहे हैं, यानी कि ये स्पीशीज 0 और 0 क्या होंगी? आइसो बार्स होंगी। और आइसो बार्स में न्यूक्लियन नंबर सेम होते हैं, यानी कि मैथ नंबर। तो न्यूक्लियन नंबर या मैथ नंबर इसका क्या है? सेम है। तो इसी के मुताबिक मैंने आप लोगों के सामने आंसर लगा दिया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या मैथ नंबर। बाकी ना प्रोटॉन सेम, ना इलेक्ट्रॉन सेम, ना ही न्यूट्रॉन सेम। आपके सामने मैंने कैलकुलेट किया, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान सवाल था। The electronic configuration of 4 elements are given. Which of the following has the highest first ionization energy? Highest ionization energy, ट्रिक बताता हूं, ट्रिक्स बेटा बता रहा हूं और कुछ भी नहीं बता रहा हूं। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है? स्मॉलेस्ट साइज होना चाहिए या फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। इसके अलावा और तो कोई नहीं ना इशू होता है यहाँ पे। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए या स्मॉलेस्ट साइज होना चाहिए। हाफ फील्ड स्टेबल, पार्शियल फील्ड अनस्टेबल, निकाल दो। ठीक है, एस का इलेक्ट्रॉन रिमूवल है, आपको पता है कि लार्ज साइज का ये बन जाता है हमारे पास, ये मेटल बन जाती है एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड पे। ठीक है, इसको निकाल दिया। और अगेन देखो ये भी हाफ फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपको पता है कि फिफ्थ ग्रुप के होते हैं, लेफ्ट टू द राइट, साइज डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। बीटा निकालने का पर्पस था, पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल था जो कि हमारे पास अनस्टेबल होता है। और मैंने क्यू में रखा हाफ फील्ड ये वाला और हाफ फील्ड ये वाला, और इसको मैंने निकाल दिया क्योंकि ये एक मेटल की कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, यानी कि अल्कली मेटल्स की, जो कि लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी शो करती है। पता चल रहा है, अल्कली मेटल्स की लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इसका मतलब है अब कंपैरिजन डेल्टा और अल्फा में है, और अल्फा का स्मॉल साइज है। आप देख सकते हैं कि इसके 2 शेल हैं, इसके 3 शेल हो चुके हैं, ये लार्ज साइज का है। तो बेटे दैट्स वाई आंसर क्या बनेगा? अल्फा। डिस्कशन को यहाँ पे स्टॉप नहीं करता हूँ मैं, अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्या इनका ऑर्डर हाईएस्ट टू लोएस्ट। सबसे पहले नंबर पर अल्फा, यानी कि ए कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद दूसरा नंबर किसका होगा? ऑफ कोर्स ये ऑक्सीजन, यूं समझ लो ये नाइट्रोजन थी और ये ऑक्सीजन थी। उसके बाद आएगी बीटा। अब कंपैरिजन डेल्टा में और चार्ली में आपको पता है ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। ये बात हो रही है सोडियम की और ये बात हो रही है फास्फोरस की। फास्फोरस का स्मॉल साइज है, सोडियम का लार्ज साइज है, तो ये आ जाएगी डेल्टा। सबसे एंड पे आएगी चार्ली, यानी कि ये होगी मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी और ये होगी मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। और बताओ क्या चाहिए? ऑर्डर तक बता दिया तुम लोगों को, क्या याद करोगे किस सखी से पाला पड़ा था? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिटरमाइन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? मैंने लेक्चर के दौरान ही करवा दिया था कि गैशियस आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए और गैशियस कैटाइन बनना चाहिए। आंसर बीटा। द हैलोजेंस हैव डैश आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू हाई। हैलोजेंस की कॉन्फ़िगरेशन देखें, Px2 Py2 Pz1। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलना है Py में से, और Py में से जब निकलेगा तो ये फर्स्ट के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये होगा पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड है। ठीक हो गया जी। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी किस में से निकलेगा? पार्शियली फील्ड में से निकलेगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद
बाकी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, उसको दूसरे को निकालने के लिए भी पार्शियली, देखो पहला इलेक्ट्रॉन भी पार्शियली फिल्ड पी में से निकल रहा है, दूसरा भी पार्शियली निकल रहा है, यानी कि P5 कॉन्फिगरेशन है। एक निकलने के बाद रह जाएगी P4 और दूसरा निकलने के बाद रह जाएगी P3। जैसे ही P3 आई है, P3 का मतलब है P हाफ फिल्ड एंड स्टेबल हो चुका है। अब हाफ फिल्ड और स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरा ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए होगी? क्योंकि हाफ फिल्ड स्टेबल, हाफ फिल्ड स्टेबल होता है फर्स्ट, सेकंड और ऑफ कोर्स थर्ड के लिए हमें एबनॉर्मली हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि थर्ड निकलना है हाफ फिल्ड स्टेबल में से। सो दैट्स व्हाई थर्ड आंसर है। काफी बच्चों ने ये गलत किया, आपने कहा सर फर्स्ट ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि साइज स्मॉल है। अरे यार, कह रहा है कि हैलोजेंस विच हैव विच आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू हाई, तो अगर मैं इनके पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल को देखूं तो फर्स्ट और सेकंड निकलने तक ये पार्शियली फिल्ड रहते हैं, जैसे थर्ड निकालना पड़ेगा हाफ फिल्ड हो जाएंगे और हाफ फिल्ड स्टेबल होता है, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पिछले दोनों की निस्बत रिलेटिवली ज़्यादा होगी। समझियो बात को। कब ज़्यादा होती है? जब हमारे पास या तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है या शेल चेंज होता है। दिस वाज द सिनेरियो। ईओरएम वैल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल इज हाउ मेनी टाइम्स लेसर देन प्रोटॉन्स। रेशियो बताई थी बेटा मैंने प्रोटॉन्स की और अल्फा पार्टिकल की, ईओरएम रेशियो 2:1 है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स की 2 टाइम्स लेसर होगी एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, या प्रोटॉन्स की 2 टाइम्स ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। ये मैंने अपने लेक्चर में भी बताया। फ्लोराइड आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। देखिए बेटा, अगर प्रीवियस क्वेश्चन का आइडिया नहीं हो रहा, मैंने पहले भी बच्चों को बताया हुआ है, बार बार आप लोगों को बता देते हैं। +1/1 +2/2, ये इनकी ईओरएम वैल्यू मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये 1 है और ये 0.5, तो ये 2 और ये 1 हिसाब से रेशो बन रही है, 2 से मल्टीप्लाई करके भी देख लें, ठीक है। उसके बाद है फ्लोराइड आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोराइड आयन के अंदर? आप कहेंगे सर 9 इलेक्ट्रॉन्स और एक 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन सर जिस ऑप्शन में सेलेक्ट कर लें। इसमें 8 और 1 9, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ कोर्स मैग्नीशियम ही आंसर बनेगा। इसमें भी हमारे पास एक निकलने के बाद बाकी 9 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन एटम के साथ ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन फ्लोराइड आयन के साथ Mg+2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ड्यू टू हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। 2s1 कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर, बेटा आपको पता है कि इसके लिए 1s1 होती है, इसके लिए 2s1, ऑफ कोर्स लिथियम आंसर है। इसके लिए क्या होती है? 1s2, इसके लिए क्या होगी? 1s2, ठीक है, बेरिलियम +2, यानी कि ये होती है ना 2s2, 2 निकल चुका होगा और बाकी 1s2 बच जाएगा, तो 2s1 जो है वो लिथियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन। ये सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन था। बाय ओबेइंग होन्स रूल व्हाट इज द करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2 Mn25 है, यस Mn25, सॉरी Mn25 एटॉमिक नंबर के साथ कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है और होन्स रूल अप्लाई करना है। Mn हैज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद रख लीजिएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील कौन करता है? होन्स रूल। मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि वैलेंसी के साथ कौन डील करता है? होन्स रूल। तो ऑफ कोर्स 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ Mn25 होन्स रूल के साथ रिलेट कर दिया है, जो कि उसकी वैलेंसी के बारे में बताता है। मैग्नीज है 5 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, गलत है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं पता चल रहा है इससे, ये पता चल रहा है होन्स के मुताबिक, जो कि वैलेंसी, और वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी वैलेंसी होती है। तो ये आपके पास एक बहुत आसान सवाल था होन्स रूल के मुताबिक। सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विद सेम n+l वैल्यू आर कॉल्ड शेल, डीजेनेरेट सबशेल, सबशेल, नो स्पेसिफिक नेम। आई लव दिस क्वेश्चन। देखें, सेम n+l वैल्यू 3d 4p, चेक करें। 3 + 2 = 5, 4 + 1 = 5। दोनों की n+l वैल्यू क्या होगी? सेम। तो क्या दोनों की एनर्जी सेम है? नो। बेटा याद रख लीजिएगा, शेल नहीं कहला सकते। डीजनरेट सबशेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डीजनरेट सबशेल का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, याद रख लीजिएगा। डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। सबशेल कभी भी सेम एनर्जी का नहीं हो सकते। ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं, जिनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है बेटा। अब आप कहेंगे सर एक और भी तो काम कर सकते थे, 2px 2py 2pz की n+l वैल्यू देखें। मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है। 2 + 1 2 + 1
2+1 सर इनकी भी तो n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो फिर बेटा डीजेनरेट सबशेल तो ना को डीजेनरेट ऑर्बिटल होता तो उसको सिलेक्ट किया जा सकता था। याद रखिएगा सेम n प्लस एल वैल्यू डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की हो सकती, तो सबशेल निकल जाएगा, डीजेनरेट सबशेल कुछ नहीं होता, नो स्पेसिफिक नेम। ऐसा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के केस में से हो सकता है, लेकिन डीजेनरेट सबशेल नाम की इस दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो दैट्स व्हाई नो स्पेसिफिक नेम। यस, कितना बच्चों का ठीक हुआ? सबका गलत, कंचन देख का ठीक हुआ होगा। आई नो दैट यार, आप लोगों को मुझसे बेहतर कौन जानता है। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल। अब देखो मेरा लेक्चर था मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल। आपको जब भी मैंने कहा था ऑर्बिटल का नाम आ जाएगा तो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल दोनों की वैल्यूज देखी जाएंगी। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट होता, पार्टिकुलर ऑर्बिट होता, मैंने लेक्चर में बताया था ऑर्बिट के लिए फिर हम सिर्फ n ओनली को सिलेक्ट करते। दिस इज नाउ क्लियर, 110% क्लियर, जो मैंने अपने लेक्चर में भी क्लियर किया था। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ फोर्थ एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल का मतलब n इज इक्वल टू 4, फॉर्मूला है n स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर दे सीधा सीधा 16 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, आंसर बेटा सेम वही फॉर्मूला जो पहले क्वेश्चन में था उसके साथ आपके साथ डील की। लो जी लास्ट क्वेश्चन आ गया, आसान सा टेस्ट था। व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटम नंबर्स फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट s सबशेल ऑफ द हैवीएस्ट अल्कली मेटल? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये है लास्ट अल्कली मेटल। इस लास्ट अल्कली मेटल में अब आप लोगों को जो मैं बात बताना चाहता हूं वो क्या है कि ये 7th पीरियड में पड़ी हुई है। 7th पीरियड क्या मतलब? 7th पीरियड का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 7। और अब आपको पता है कि पूरे के पूरे ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ns1 कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसका मतलब है फ्रेंसियम के s सबशेल में पड़ा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 7s1। 7s1 फ्रेंसियम के पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज है। अब आइए जरा इसके लिए n वैल्यू, l वैल्यू, m वैल्यू और s वैल्यू लिख लेते हैं। n वैल्यू आपके पास क्या बनेगी? 7 ऑफ कोर्स, और l वैल्यू क्या बनेगी? 0, क्योंकि s सबशेल में पड़ा हुआ, अगर l 0 तो m भी 0 है, और फर्स्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो +1/2 वैल्यू आएगी। 4 क्वांटम नंबर्स का सेट आप लोगों को अगर कहीं पे दिख रहा है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे -1/2 है, इट्स ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों की पॉसिबिलिटी होती है। अगर +1/2 नहीं है तो माइनस से भी काम चला लोगे, बाकी कोई और ऑप्शन इसके क्लोज नहीं आ रही। समझियो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है s सबशेल में, और कौन सी मेटल है? फ्रेंसियम, तो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 7s1। 7 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, और l के लिए l वैल्यू 0 और m वैल्यू भी 0, और s वैल्यू ऑफ कोर्स ओरिएंटेशन को शो कर रही है, तो ये स्पिन को शो कर रही है। तो ये आप लोगों को एक आसान सा टेस्ट जो मैंने दिया था, मैंने इसमें से काफी क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए थे जो थोड़े से मुश्किल थे, मैंने उनको बचा के रखा है। अब आगे यूनिट वाइज के लिए आप लोगों ने काम करना है, आप लोगों ने लेक्चर्स को देखना है और दोबारा से अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और मैं चाहता हूं कि केमिस्ट्री 60 आउट ऑफ 60 आप लोगों के ठीक अटेम्प्ट होंगे इंशाल्लाह ताला आपके फाइनल यूएचएस एग्जाम के अंदर इस जोश और जज्बे के साथ। खुदा हाफिज़।